नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे बस यही कहूँगा कि अगर कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। और बिना किसी बकलोली के आते हैं अपनी हॉरर स्टोरी पर। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी है नितिन और दीपा की। एक ऐसा कपल जिनकी शादीशुदा लाइफ को बेवफाई ने बर्बाद कर दिया। बेवफाई का मतलब तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। हाँ, नॉर्मल सी बात है। आजकल इतने फिल्में हैं, आ रही हैं, एल्बम्स आ रहे हैं, तो बेवफाई पे बहुत कुछ बन चुका है। तो इसका मुझे मीनिंग आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो नितिन जी जो हैं अपने गांव से, नितिन जी के गांव में वो अपने परिवार के इकलौते बेटे हैं। काफ़ी लाड़ प्यार से इनको इनके परिवार वालों ने रखा है। और क्योंकि अब देखो, ऐसा है कि अगर आप अपने माँ बाप की, अगर किसी के माँ बाप की दो से तीन बच्चे होते हैं, मतलब अगर किसी के, तो वो उन्हें भी उतने लाड़ प्यार से रखते हैं। लेकिन अगर आप इकलौते हो अपने माँ बाप की औलाद तो आपको थोड़ा आम बच्चों से ज़्यादा ही प्यार मिलता है। तो ऐसा ही कुछ था नितिन जी के साथ भी। उन्होंने लाइफ में जो भी करना चाहा उन्हें उनके माँ बाप ने करने दिया, रोका टोका नहीं। हालांकि उन्होंने पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं करी। लेकिन ये जो कहानी है, ये जिस कपल की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये अपनी जनरेशन से एक जनरेशन पहले की है ना। तो जब अपन लोग छोटे थे, बच्चे थे, ये घटना तब हुई थी। तो चलिए बताता हूँ। नितिन जी जो है ना, इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी। और वैसे भी आप जानते हैं पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा इतना पढ़ाई लिखाई को महत्व भी नहीं देते थे। हमारे नेताजी लोग समझा के पागल हो गए, लेकिन लोगों के मन में जो आया उन्होंने वही किया। उन्हें अभी अभी आजकल, मतलब अपने बड़े होते तक पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है वो समझ में आई। लेकिन चलिए, उस ज़माने में क्या होता था कि कम पढ़ा लिखा इंसान भी जॉब उसे मिल जाती थी। तो ऐसे ही वेस्टर्न कोलफील्ड में नितिन जी की जॉब लग गई एज अ लोडर, ठीक है, जो कोयला निकालते थे खदानों से। अब नितिन जी दमोह में जॉब करते थे अपनी WCL की। तो क्या होता है कि इनके घर वाले सोचते हैं कि चलो लड़का अब अच्छे से जॉब पे लग गया है, खाने कमाने लग गया है, वहाँ पे इसे अपनी क्वार्टर भी मिल गई है, तो क्यों ना, लड़का अकेला रह रहा है तो भैया इसकी शादी ब्याह सही समय पर करवा देनी चाहिए, है ना। क्योंकि आजकल आपको तो पता ही है कि पहले पढ़ाई लिखाई का टेंशन होता है माँ बाप को, उसके बाद जॉब का टेंशन। जॉब लग जाती है तो एक साल के अंदर सोचने लग जाती है कि अब इसकी शादी करवा दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबके साथ यही होता है। तो और निश्चिंत हो जाओ। और उसके बाद भी कहानी रुकती नहीं है। जॉब, शादी, उसके बाद फिर बच्चों के लिए भी परिवार वाले, समाज वाले ही बताते हैं कि आपको कब करने हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था इनके साथ भी। अब नितिन जी की शादी करवा देते हैं इनके घर वाले एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या से, जिनका नाम है दीपा। दीपा और नितिन जी की शादी हो जाती है। और इनकी होती तो अरेंज मैरिज है, लेकिन इन दोनों के बीच में ना इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा प्यार होता है कि देखकर इनको लगता ही नहीं है कि भैया इनकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है ना। तो ऐसा था ये कपल, ठीक है। अब इनके लाइफ गोज ऑन, लाइफ चलते रहती है। और नितिन और दीपा जी के दो प्यारे से बच्चे होते हैं, ठीक है, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम माधव और बेटी का नाम है कस्तूरी। चलिए ठीक है। लेकिन ना समय के साथ साथ ना इंसान भी बदलता है ना। तो क्या होता है कि नितिन जी का लगाव ना किसी और लेडी के साथ हो जाता है ना। कि ये बाजीराव मस्तानी की कहानी नहीं है, लेकिन जो भी है मैं बता रहा हूँ आपको कि नितिन जी का लगाव हो जाता है किसी दूसरी महिला के साथ। और समय के साथ इनकी जो वाइफ है दीपा जी, ये सारी कहानी इनकी समझ जाती है। क्योंकि यार देखो, माँ बाप के बाद एक वाइफ ही होती है जो आपकी रग रग से वाकिफ़ होती है। तो दीपा जी को समझ में तो आने लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आजकल ज़्यादा बात नहीं करते, समय नहीं देते, थोड़ा अलगाव है ना, अलगाव टाइप का महसूस करती हैं ये। और एक दिन इन्हें पता चलता है
कि नितिन जी का अफेयर चल रहा है, ठीक है, उस किसी दूसरी मतलब अफेयर चल रहा है तो किसी दूसरी महिला के साथ ही चल रहा होगा। तो जैसे ही इन्हें ये बात पता चलती है तो भैया हिंदुस्तानी महिला सब कुछ सब कुछ अपना शेयर कर सकती है अपने परिवार वालों के साथ, लेकिन अपना हस्बैंड कभी, कोई भी लेडी हिंदुस्तानी क्या हो ना हो, और हिंदुस्तानी क्या मतलब फॉरेनर्स में भी यही होता है कि भैया एक क्या बोल सकते हैं, मुझे सही शब्द नहीं मिल पा रहा, कि मतलब एक लॉयल्टी होती है ना। तो कोई भी महिला ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसके हस्बैंड का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। तो दीपा जी आग बबूला होकर नितिन जी के साथ इनका आर्ग्यूमेंट होता है, काफ़ी दिनों तक इनका आर्ग्यूमेंट होता रहता है। नितिन जी हमेशा बात टालते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और दीपा जी बोलती नहीं मुझे पता है, और ऐसे ही आर्ग्यूमेंट होते रहता है। तो नितिन जी क्या करते हैं, दीपा जी पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और अपना जॉब पर जाते हैं। और जॉब में WCL की जो होती है टाइमिंग उसमें कंफर्म नहीं रहती, कभी फर्स्ट शिफ्ट रहती, कभी सेकंड, कभी थर्ड, है ना। तो ऐसा रहता है। ये ध्यान देना बंद कर देते हैं अब दीपा जी पे। दीपा जी अकेली हो गई हैं और बेहद तन्हा और दुखी हैं अपने पति की बेवफाई से। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये कहानी तो हॉरर स्टोरी सुनाता है ये बंदा, आज ये बेवफाई प्यार मोहब्बत की बातें कैसे करने लग गया। आएगा यहाँ पर भी डर आएगा आपको। थोड़ी आज हवा ज़्यादा चल रही है हमारे यहाँ ऊपर, तो उसकी ऐसे थोड़ा बहुत जो डिस्टर्बेंस होगा तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना यार, है ना। तो अब दीपा जी जो काफ़ी तन्हा है और अकेली हैं, ये ना डिप्रेशन में, और ये एक गलत कदम उठा लेती है। ये अपने आप को मट्टी का तेल डाल के आग लगा देती है, और आग लगाती हैं क्योंकि अपने पति की बेवफाई की वजह से ये जो आग लगाती है गुस्से में आकर, तो इनकी जो क्वार्टर होती है ना, क्वार्टर्स का मैं माहौल बता देता हूँ, सब लाइन से लगी रहती हैं। तो ये जब अपने आप को आग लगाती है ना, तो इनका गेट खुला होता है और ये जलती हुई एकदम बाहर सामने रोड पर आ जाती है, और यही दृश्य देखते हैं इनके आस पड़ोस वाले, और इनके पड़ोसियों के सामने ही ये तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। हालांकि इनके पड़ोसियों को भी इस बात की खूब खबर थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पड़ोसियों का ध्यान अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घर में होता है। तो इन्हें भी पता था कि इनके घर पे क्या मसला, क्या मामला चल रहा है। सबको पता होता है कि ये अपने पति की बेवफाई से दुखी थी, नाराज़ थी, लेकिन किसी ने इनका गम नहीं बांटा, इन्हें अकेला ही रहने दिया। इनसे 4 बातें तक नहीं करी, इनकी कोई एक फ्रेंड, एक सच्ची मित्र नहीं बन पाई कोई, जिसकी वजह से ये इतना डिप्रेस हो गई कि इन्होंने गुस्से में आकर अपने आप को आग लगा के आत्महत्या कर ली। और जब कहते हैं, मैंने ऐसा क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये बात काफ़ी पुरानी है, अपन लोग जब छोटे थे तब की है, तो लोग बताते हैं कि ये जब एक्सपायर हुई ना जिन लोगों के सामने, तो वो लोग तो एक मेंटल ट्रॉमा में चले गए थे, लेकिन ना इनकी आंखें मरते दम तक खुली हुई थी। वो कहते हैं ना लोग कि जब इंसान मरता है तो उसके प्राण कभी नाक से, कभी मुंह से, कभी कान से, तो कभी आंखों से निकलते। तो इन लोगों का कहना यही था कि इनके जो प्राण निकले हैं वो निकले इनकी आंखों से, और मरते वक्त भी इनकी आंखें खुली की खुली थी। ये सब होता है, पुलिस आती है, अपनी कार्रवाई करती है। किसी को इनके हस्बैंड बताते हैं कि ये डिप्रेशन में थी और इन्हें ऐसा लगता था। इनके हस्बैंड मतलब सब झूठ बोल के इस बात को दबा देते हैं, और पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद इनका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। तो ये बात हो जाती है यहीं पे ख़त्म। अब उस मोहल्ले में, नितिन और दीपा जी के मोहल्ले में एक अलग ही डर का माहौल पसरा होता है, क्योंकि ना जब कोई इंसान जल के तड़प के मरता है ना, तो उसकी आवाज़ें जो गूंजती है ना, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वो आवाज़ें सुनी है। मेरे फादर एक बार हॉस्पिटल में जब एडमिट थे, तो वहाँ पर भी एक ऐसा ही कुछ केस आया था, जिसमें
उस महिला की मृत्यु तो नहीं हुई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने भी अपने आप को आग लगा ली थी और हॉस्पिटल में पूरे हॉस्पिटल में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी और वो आवाज़ें ना बहुत दर्द भरी होती है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ भी ऐसा हो और ना ही किसी को ये सब सुनने को मिले। वो सब बहुत डरावना होता है। तो यही माहौल, ऐसा ही कुछ माहौल था इनके मोहल्ले में भी। और जिन लोगों ने दीपा जी को इस हालत में देखा था वो एक अलग ही सदमे में थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म का इलाज होता है। तो धीरे 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 जैसे इनका 10वां होता है, 13वां होता है, 1-2 महीने गुजरते हैं, ये बात दबते चले जाती है। और लोग जो मेंटल ट्रॉमा में थे, ये सब देख के, जो आंटी लोग और जो बच्चे जिन्होंने भी देखा था ये सब, वो धीरे धीरे इस सदमे से उभर चुके हैं और सबका अपना एक नॉर्मल रूटीन चालू हो चुका है। और दीपा जी के घर में भी इनके हस्बैंड, इनकी बेटी, इनकी बेटा और इनकी हस्बैंड के जो फादर मदर हैं वो भी आ चुके हैं यहीं पे रहने, क्योंकि 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए देख रेख वाला। अब ये सब जब नॉर्मल रूटीन इनकी चालू हो जाती है ना, तो क्या होता है, एक दिन ना इन्हीं के मोहल्ले के एक राम सखा अंकल जी, मैं नाम बदल के बता रहा हूँ, ठीक है, तो राम सखा अंकल जी, क्योंकि ये WCL की क्वार्टर्स थी, ठीक है, तो यहाँ पे सबकी टाइमिंग अलग अलग थी, किसी की फर्स्ट शिफ्ट, किसी की डे, किसी की नाइट, है ना, तो ऐसा चलता था। तो राम सखा अंकल जी जाते हैं अपने जॉब पर दिन में, मतलब कुछ शाम की कुछ शिफ्ट रहती है, मुझे कुछ अच्छे से नॉलेज है नहीं, पर जो शाम की शिफ्ट रहती है वो निकल जाते हैं और उनको आने में रात के कुछ 12:30-1 बज जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जैसे आते हैं ना, तो क्या होता है, आते आते सब नॉर्मली कोई भी अगर रात वो अपनी जॉब करके आ रहा है घर, तो वो अपने आस पड़ोस मोहल्ले में भी नज़र रखता है कि कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस गए, है ना। तो ऐसे ही इनकी भी आदत थी। अब ये आते हैं अपनी जॉब से और ये देखते हैं कि जो क्वार्टर की लाइन है ना, जहाँ पे दीपा जी का घर था, नितिन और दीपा जी का, उस क्वार्टर के पीछे जो गटर वटर बने रहते हैं ना, वो थे और एक नाली थी, ठीक है। और ये वहीं से साइड से एक रोड है जिससे वो अपने क्वार्टर की तरफ जाते थे। तो अब ये आते आते देखते हैं कि वहाँ इनको पीछे तरफ, क्योंकि पूर्णिमा की रात थी तो काफ़ी उजाला था, काफ़ी चांदनी रात थी, और इस रात में ऑब्वियस ही बात है कि जो विजन रहता है क्लियर रहता है। तो इन्हें आते आते ऐसा कुछ दिखता है कि पीछे नाली तरफ कोई घूम रहा है, टहल रहा है। तो ये सोचते हैं कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया। अभी अपनी बाइक लगाते हैं और देखने लग जाते हैं कि भैया ये कौन है। तो ये आवाज़ लगाते हैं, कौन है, क्या कर रहे हो भैया वहाँ पे। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता इन्हें। माफ़ कीजिएगा, आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो प्लीज़ ना, हाँ, चिल्लाना मत। हाँ, तो चलिए आते कहानी पर। तो राम सखा जी अपनी बाइक खड़ी करके वहाँ पे आवाज़ लगा के पूछते हैं कि कौन है भैया वहाँ पे, क्या कर रहे हो। तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। ये थोड़ा पास जाकर देखने की कोशिश करते हैं, ये उतर जाते हैं उधर नाली तरफ वाले एरिया में जहाँ पे गटर वटर बना होता है। ये उस तरफ थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं और फिर से आवाज़ लगाते हैं, कौन है बे, क्या कर रहे हैं यहाँ। क्योंकि अब तक इन्हें कुछ साफ साफ किसी का ये नहीं समझ में आता कि सामने वाला मर्द है या औरत, क्योंकि उसने कुछ बोरी टाइप का कपड़ा ओढ़ के रखा था जो कि थोड़ी बहुत इधर उधर से कटी फटी थी। लेकिन ना ये थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ कर नहीं रहा है, वहाँ पे बस खड़ा है। क्योंकि अब ये WCL में जॉब करते तो सिंपल सी बात है, इनके पास हेलमेट होती थी, टॉर्च होता था, तो ये अपनी टॉर्च निकाल के उस पर लाइट मारते हैं। और जैसे ये इस पर लाइट मारते हैं, इन्हें दिखती है दीपा जी जले हुए कपड़ों में। उनके शरीर से मांस के लोथड़े इधर उधर लटक रहे और ये उन्हें देखकर बस हंसती है, स्माइल करती है
और एक अजीब सी शांति छा जाती है। अब भैया ऐसा नज़ारा पूर्णिमा की रात में जहाँ पे कुत्ते तक नहीं रो रहे हो, और अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जाए जिसे आप जानते हो और जिसके बारे में आप 2 महीने पहले ये सब देख चुके हो, तो उस इंसान की क्या हालत होगी। ऐसा ही कुछ बीत रहा था राम सखा जी के साथ। राम सखा जी कुछ नहीं बोलते हैं, और दीपा जी की जो आत्मा है, या कह सकते हैं कि जो अब प्रेत बन चुकी है, वो इन्हें बस लगातार घूरे जा रही है और स्माइल कर रही है। राम सखा जी के पैर धीरे 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 पीछे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये पुराने ज़माने के लोग होते हैं ना। पुराने ज़माने के लोगों को आदत होती है कि अपने खेत खलिहान में अकेले रहने की, रात में अकेले सोने की, निगरानी रखने की। और वैसे भी ये WCL में जॉब करते थे, तो WCL वालों का ना एक अलग ही करेज होता उनका भी क्योंकि खदानों में 12-12, 15-15 किलोमीटर जाना, वहाँ से कोयला खोद कर लाना, है ना। तो ये काफ़ी करेज वाले ही होते हैं। तो इनके साथ भी ऐसे ही कुछ था। तो ये इसीलिए ये राम सखा जी अब तक डर कर वहाँ से भागे नहीं थे। ये बस इनके कदम धीरे 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 पीछे की तरफ ले रहे थे, और टॉर्च का लाइट बाकायदा दीपा जी के उस रूह, उस प्रेत पर, उस आत्मा पर पड़ रहा था लाइट। ठीक है, ये धीरे धीरे कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं इधर उधर कि कहीं ये गिरे ना। और जैसे ही ये पहुंचते हैं रोड तक, ये अपने टॉर्च का लाइट बंद करते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं सीधे अपनी क्वार्टर में पहुंचते हैं ये। और अपनी, क्योंकि इनकी वाइफ, देखो कभी भी ना वाइफ को ज़्यादा टेंशन तो रहती है ना, उनका हस्बैंड गया बाहर जॉब पे, तो इनकी वाइफ जगी रहती है, बच्चे इनके सो जाते हैं। इनके 2 लड़के होते हैं जो कि सो गए होते हैं। अब भैया ये हो गए हैं रात के 1:30 बज चुके हैं और ये कहानी हो चुकी है। राम सखा जी को ऐसा लगा कि अगर मैं पूरी बात बता दूंगा अपनी वाइफ को तो ये घबरा जाएगी, डर जाएगी, क्योंकि ये लोग राम सखा जी जानते थे कि बहुत मुश्किल से हमारा मोहल्ला इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका है, इन सब इसके सदमे से बाहर आया है। तो राम सखा जी कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। और खाना वाना खाते हैं और बाकायदा भगवान जी को प्रणाम करते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। दूसरे दिन की बात है, तो दूसरे दिन नॉर्मल सी बात ये हो गई कि राम सखा जी बहुत तेज बुखार में तप रहे होते हैं, और डॉक्टर को बुलाते हैं। इनके बेटे डॉक्टर को लेकर आते हैं, और डॉक्टर देखता है, बोलते हैं कि थकान के कारण इन्हें तेज बुखार आ गया है। तो डॉक्टर अपनी दवाई पानी देते हैं और चले जाते हैं। राम सखा जी ने अभी भी कुछ अपना ये जो रात का किस्सा है इन लोगों से शेयर नहीं किया। लेकिन ना अब शाम को इनके जो 2 लड़के हैं, शैलेंद्र और विपिन, ये लोग बोलते हैं कि पापा हमारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो हम लोगों को बर्थडे पार्टी में जाना है। तो राम सखा जी बोलते हैं कि आपकी तबीयत, ये मतलब इनके बेटे पूछते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है ना, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, अगर लग रहा तो हम बता दो, नहीं तो डॉक्टर को बुलाना तो हम बुला देते हैं। तो ये बोलते नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है, पर तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो कि रात को ज़्यादा समय नहीं करना, 9 बजे तक के तुम लोग वापस आ जाओगे। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है पापा, हम लोग आ जाएंगे। तो ये लोग 7, साढ़े 7 बजे निकल जाते हैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर, ठीक है। तो अब ये निकल चुके हैं। राम सखा जी को अभी भी अपने बच्चों का टेंशन हो रहा है, और इनके दिमाग में वो बात अभी तक ये भी एक तरीके से एक सदमे में ही है, और इन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं करी, रात का जो किस्सा इनके साथ हुआ। और ये भली बात ही समझ रहे हैं कि ये बुखार ना नॉर्मली नहीं आया, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत इंसान है, काफ़ी मजबूत विल पावर वाले इंसान है। क्योंकि देखिए इतना भयानक नज़ारा देखने के बावजूद भी वो वहाँ से भागे नहीं, हड़बड़ाए नहीं, कहीं गिरे पड़े नहीं, सीधे अपने घर आए और खाना खा के सोए। तो आप समझ सकते हैं इनकी जगह आप या मैं होता या फिर कोई भी होता तो काफ़ी घबरा जाता। सिंपल सी बात है कि जिस पर बीतती है वही जानता है, ठीक है। लेकिन ऐसी जगहों पर आपका विल पावर, आपका ऑरा आपका साथ देता है, और आपके भगवान, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है भैया। वो नहीं है तो आप भी कहाँ से बचोगे इन सब शक्तियों से। तो राम सखा जी अपने बच्चों को बोलते हैं कि चलिए तुम जाओ, लेकिन 9 बजे के पहले आ जाना, ठीक है। इनके बच्चे भी निकल जाते हैं। अब क्या है, दोस्त की बर्थडे पार्टी है, दोनों लड़के हैं,
है ना, और दोनों का फ्रेंड सर्कल एक है, इनके बच्चों में ज़्यादा नहीं 1 साल का अंतर है। तो ये भैया बर्थडे पार्टी है, बढ़िया इधर उधर घूमते हैं, इधर खाना थोड़ा उधर खाना, है ना, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की जो डिशेस हैं उनको चखना। तो भैया इसमें इनको बच जाते हैं रात के 10 साढ़े 10। और राम सका जी जो कि अपनी दवाई पानी और थोड़ा बहुत जो खाना खाकर सोए थे, तो इनकी नींद लग जाती है, तो ये अपने बच्चों को कॉल नहीं करते। और जो इनकी मम्मी है, इनकी मम्मी को पता है कि नॉर्मली बच्चे लोग जाते हैं तो आ ही जाते हैं 10:30 11 बजे तक, तो इनकी मम्मी भी इन्हें कॉल करके परेशान नहीं करती। अब जैसे ही ना रात के 10:30 बजते हैं, इनके घर का दरवाज़ा इनके बच्चे ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हैं। पापा मम्मी दरवाज़ा खोलो प्लीज़ पापा, ऐसा करके, ठीक है। तो इनकी मम्मी हड़बड़ा कर उठती हैं और दरवाज़ा खुलती हैं और इनसे पूछती हैं क्या हुआ बेटा क्या हुआ। तो एकदम से ये सब जो चल रहा है तो राम सका जी की भी नींद खुल जाती है, वो भी उठकर आ जाते हैं, क्या हुआ। और वो जैसी घड़ी देखते हैं 10:30 बज रहे, तो तुम लोगों को मैंने कहा था कि 9 बजे तक के घर आना, तो तुम अभी तक बाहर क्या कर रहे थे। तो इनके जो दोनों बच्चे हैं ना, शैलेंद्र और नितिन, इनको शैलेंद्र और विपिन। अब ये कहानी जो नितिन और दीपा जी की वो तो अलग हो गई है ना, दीपा जी एक्सपायर हो चुकी हैं तो उनका वो अलग हो चुका है। ये कहानी अब यहाँ से बढ़कर यहाँ तक आ गई इसी मोहल्ले में, ठीक है। तो शैलेंद्र और विपिन घर में घुसते हैं घबरा के, और वो बताते हैं कि पापा मम्मी हमने वो दीपा आंटी को देखा। तो इनके पापा तो पहले गुस्सा करते कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जल्दी आना, और तुम लोगों को क्या लगता है, इनके पापा गुस्से में सब बता देते, तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई है। रात के 12:30 1 बजे मैं घर आ जाता, लेकिन 1:30 बजे घर क्यों आया। मुझे भी वो दीपा दिखी है, साक्षात दिखी है सामने, वही जले हुए कपड़े, लटकते हुए मांस के लोथड़े, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो वापस आ चुकी है, और अब हमें जितना हो सके सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब बातें सुन के और इनके बच्चों की बातें सुन के इनकी जो वाइफ है राम सका जी की, ये भी काफ़ी घबरा जाती हैं, और ये बोलती हैं, ये अपने बच्चों को आराम से पहले पानी वानी पिला के इनका दिमाग शांत करती हैं और प्यार से इन्हें सुला देती हैं। सारे बच्चे, हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे आज साथ में ही सो रहे हैं, क्योंकि डर का माहौल इतना खतरनाक है, और ये सब हो रहा रात में ही है, तो कोई हो हल्ला करना भी पसंद नहीं कर रहा है। दूसरे दिन मोहल्ले में ये बात उठती है, ये राम सका जी की वाइफ उठाती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पता चलता है कि दीपा जी की आत्मा और भी कई लोगों को दिख चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने किसी को बताया ही नहीं था। और अब सब लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भैया नितिन जी से बात करनी पड़ेगी कि आपकी वाइफ की जो आत्मा है उसे शांति नहीं मिली है, तो कृपया करके आप कुछ ना कुछ कीजिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो अब सारे मोहल्ले वाले और नितिन जी बोलते हैं कि बताइए आप क्या कीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि मैंने तो सारे क्रियाकर्म से लेके कर्मकांड सब अच्छे से करवाए हैं। तो क्योंकि नितिन जी दीपा जी के बीच में एक प्यार मोहब्बत, मतलब मैंने बताया था ना, इनकी अरेंज मैरिज नहीं लगता था, लव मैरिज थी। नितिन जी मानते हैं कि मुझसे गलतियां हुई थी, मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन जैसे ही दीपा ने आत्महत्या करी मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं अकेला हूँ अपनी लाइफ में, और अब बस दीपा की यादों के सहारे ही अपना जीवन काट रहा हूँ। तो क्योंकि भाई किसी को भी हर्ट होगा कि हाँ यार मैं इधर उधर थोड़ा दूसरी लड़की की अट्रैक्शन में चला गया, और मेरी खुद की अपनी वाइफ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो बेचारी डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेती। कोई भी इंसान इस बात से टूट जाएगा यार। तो ऐसे ही नितिन जी भी टूट चुके थे। उन्होंने कहा मोहल्ले वालों से कि आप लोगों को जैसा सही लगता है आप मुझे बताइए, मैं वैसा ही करूँगा। और इनके जो क्षेत्र है, इनके क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है काली माता का, और ये वहाँ पे जाके उनके पंडित जी से, वहाँ के जो पंडित जी उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि हाँ ये सब घटनाएं यहाँ हो रही है, ऐसा हमें पता तो चला था, पर पंडित जी को भी इतना समय तो था नहीं, उन्हें लगा कि कुछ होगा तो पता चल ही जाएगा, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर अब जब बात इनके सामने आई तो इन्होंने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है। पंडित जी ने बताते हैं सही समय, सही दिन और पूजा का सामान
और मोहल्ले में कम से कम 7 दिन हवन यज्ञ होता है, जिसका पूरा खर्चा पूरे मोहल्ले वाले मिलकर उठाते हैं। ये नहीं कि नितिन जी पे डाल दिया। और इसमें खर्चा भी उतना नहीं होता है, लोगों को समय भर देना होता है। पंडित जी ने ये कहा कि खर्चा तुम्हारा होगा नहीं, लेकिन मुझे चाहिए पैसे से भी कीमती चीज़, वो है आप लोगों का समय। आप लोगों का समय, आप लोगों की दुआएं, प्रार्थनाएं मेरी पूजा के साथ रहेगी, तब जाकर ही दीपा की आत्मा को, उसकी रूह को शांति मिल पाएगी। 7 दिन बहुत जोरों शोरों से पूजा पाठ चलता है और काली माता की कृपा से दीपा की रूह को शांति मिलती है। और जैसे ही सब ये पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, उसके बाद जो भी प्रसाद वितरण हो जाता है, उसके बाद ना मोहल्ले वाले अपने मोहल्ले में थोड़ी मतलब एक अजीब सी शांति, एक हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और ये सब देखकर नितिन जी फूट फूट कर रोते हैं। नितिन जी जब रोते हैं तो उनके मोहल्ले वाले इन्हें सांत्वना देने के लिए पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ की आत्मा को शांति मिल गई। नितिन जी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि दीपा इतनी ज़्यादा कष्ट में, इतनी ज़्यादा दुखी है। वो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो मेरे आसपास है, पर सब मेरे कारण हुआ। नितिन जी खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन इनके माँ बाप, इनके बच्चे और इनके आस पड़ोस वालों का जो साथ मिलता है इन्हें, इनके दोस्तों का साथ मिलता है, उस वजह से ये उन सब चीज़ों से बाहर आते हैं और अपनी लाइफ में वापस सब नॉर्मल होता है। और इसी के साथ होती है ये कहानी यहाँ पे ख़त्म। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मैं सही तरीके से बता पाया हूँ और अगर आप सेटिस्फाइड हैं इस कहानी से, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ये जो मेरी आवाज़ जो इको होती है ना, और ये हवा की जो झोंके पड़ते हैं ना, इनकी आवाज़ों को थोड़ा सा नेगलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर का काम चल रहा है। इसी वजह से मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।